हेलो एवरीवन, सारंग गुरु डिजिटल क्लासेस में आपका स्वागत है। पिछली क्लास में हमने इकोनॉमिक्स का पहला चैप्टर पढ़ा था, जिसके अंदर कुछ टॉपिक मैंने डिस्कस किए थे, जिसमें इंपॉर्टेंट आपको कुछ टॉपिक्स बताया था। जैसे मैंने बताया था आपको कि आर्थिक वृद्धि और आर्थिक विकास में क्या डिफरेंस है। इसके अलावा हमने समावेशी विकास को भी पढ़ा था और साथ ही साथ सतत पोषणीय विकास को भी पढ़ा था। ठीक है, आज हम जिस टॉपिक को कवर करने वाले हैं वो है आर्थिक नियोजन। कि आर्थिक नियोजन का अर्थ क्या है, आर्थिक नियोजन का उद्देश्य क्या है, आर्थिक नियोजन हमारे देश में कौन सी संस्था या कौन सी बॉडी करती है, इन सब चीजों के बारे में आज के टॉपिक में हम डिस्कस करने वाले हैं। तो आर्थिक नियोजन को समझने से पहले हमें ये समझना होगा कि जो अर्थव्यवस्था है उसके अंदर जो संसाधन है ना, काफी लिमिटेड है। इसीलिए इकोनॉमिक्स में कहा जाता है कि स्कैरिसिटी इज रूट ऑफ ऑल इकोनॉमिक प्रॉब्लम। संसाधन सीमित है, मनुष्य की आवश्यकताएं असीमित है, तो इन सीमित संसाधनों का किस तरीके से इस्तेमाल किया जाए कि मनुष्य की जो आवश्यकताएं हैं, असीमित आवश्यकताएं हैं, उसको पूरा किया जा सके। तो ऐसा तो तभी पॉसिबल होगा कि अगर जो भी सीमित आपके पास संसाधन है उसका हम एक प्लानिंग के थ्रू इस्तेमाल करें। ठीक है, बिल्कुल इसी तरह जैसे हम ये मानते हैं कि जैसे बजटिंग होती है ना, उसमें क्या होता है, जैसे मेरी सैलरी जो है, मान लीजिए हर मंथली सैलरी मुझे मिली, इस मंथली सैलरी में पहले प्लानिंग बन जाती है कि इस बार मेरी प्राथमिकताएं क्या क्या है, किन किन चीजों पे मुझे खर्च करना है। ठीक है, तो हमने क्या किया कि जो भी सैलरी मेरी मिली, मान लीजिए मंथ में सैलरी मिली, तो एक महीने के लिए मैंने प्लान बना लिया कि भाई इस बार ये टारगेट ये टारगेट ये टारगेट ये टारगेट पूरा करना है। रीजन क्या है, क्योंकि खर्च बहुत सारे हैं और जो सैलरी है वो मेरी वो क्या है, लिमिटेड है। तो इन लिमिटेड सैलरी में बहुत सारी जो मेरी एक्सपेंडिचर्स हैं, जो मेरे खर्चे हैं, उनको पूरा करना है, पर मैं पूरा तो कर नहीं सकती। तो इसलिए हम देखेंगे कि मेरी प्रायोरिटीज क्या है, मेरी प्राथमिकताएं क्या है। तो पहले हम क्या करेंगे, जितनी भी मेरे एक्सपेंडिचर्स है, जो जो मेरी आवश्यकताएं हैं, उनकी प्राथमिकता डिसाइड करेंगे और फिर वन बाय वन क्या है, उस लिमिटेड सैलरी में या उस सीमित सैलरी, यहाँ पे मेरा संसाधन हुआ, ठीक है, तो उस जो भी सैलरी है उससे क्या करेंगे, प्राथमिकताओं के हिसाब से हम अपनी आवश्यकताओं को पूरा करते हैं। ये सेम हम अप्लाई करते हैं इकोनॉमी में। इकोनॉमी में क्या है, जो मनुष्य की आवश्यकताएं हैं वो बहुत अनलिमिटेड है, असीमित आवश्यकताएं। पर प्रॉब्लम क्या है कि इस असीमित आवश्यकताओं को सीमित संसाधनों से तो पूरा किया नहीं जा सकता। तो इसके लिए क्या होना चाहिए कि एक प्लानिंग होनी चाहिए, एक प्लानिंग होनी चाहिए कुछ टाइम पीरियड के लिए, यानी समयबद्ध तरीके से हम एक प्लानिंग करेंगे जिसके अंदर हम अपने उद्देश्यों को रखेंगे प्राथमिकता के आधार पर। ठीक है, और उस लिमिटेड रिसोर्सेस से, यानी जो सीमित संसाधनों को प्राथमिकता के अनुसार हम अपने जो भी उद्देश्य हैं या जो भी आवश्यकताएं हैं उनको पूरा करने में रखेंगे। तो इसे को हम क्या कहते हैं, आर्थिक नियोजन। परिभाषा क्या कहती है कि आर्थिक नियोजन क्या है, एक समयबद्ध कार्यक्रम फिक्स होना चाहिए, है ना। न्यू प्लानिंग करनी है तो वो 1 साल का भी हो सकता है। जैसे मैंने बताया कि मुझे घर के खर्च जो भी है, मेरी बजटिंग है वो 1 मंथ के लिए है। ठीक है, तो मैंने क्या किया, प्लानिंग 1 मंथ का किया, यानी यहाँ पे एक समयबद्ध है कि नहीं, टाइम पीरियड फिक्स है कि नहीं। तो समयबद्ध कार्यक्रम के अंतर्गत, है ना, निर्धारित, पूर्व निर्धारित प्लानिंग आप पहले करते हैं। आप स्टूडेंट है तो आपको सिलेबस पूरा करना है और समय कम है, तो आप क्या करेंगे, पहले प्लानिंग करेंगे कि फर्स्ट डे, अच्छा ये टॉपिक प्राथमिकता डिसाइड करेंगे कि अच्छा इस चैप्टर में ये जो है, ये इस चैप्टर से ज्यादा मार्क्स आते हैं, तो पहले इसको खत्म करेंगे। ठीक है, तो इस तरह से अपनी प्राथमिकता आप डिसाइड करते हो, लेकिन पहले डिसाइड करते हो और तब जाकर के क्या है, अपना टाइम जो है उसके अंदर इन्वेस्ट करते हो। तो बिल्कुल इसी तरह होता है कि एक समयबद्ध कार्यक्रम के अंतर्गत जो भी हमारे उद्देश्य है, उद्देश्य कैसे, एक तो पूर्व निर्धारित हो, पहले ही हमने प्लान कर लिया है। ठीक है, और ये उद्देश्य क्या होंगे, या तो सामाजिक उद्देश्य है या फिर क्या है, आर्थिक उद्देश्य है। इनको प्राप्त करने के लिए जो भी हमारे उपलब्ध संसाधन है उसको हम क्या करेंगे, नियोजित समन्वय,
इतने अच्छे से उसको हम कोऑर्डिनेट करेंगे और उसको यूटिलाइज करेंगे, उसको उपयोग करेंगे, उसी को हम क्या कहेंगे? आर्थिक नियोजन। योजना आयोग, जिसके बारे में आज हम पढ़ने वाले हैं, इसके अनुसार आर्थिक नियोजन क्या है? आर्थिक नियोजन का अर्थ राष्ट्र की प्राथमिकताओं के अनुसार देश के संसाधनों का विभिन्न विकासात्मक क्रियाओं में प्रयोग करना है। ठीक है, ये सब चीजें हो गई। अब थोड़ा सा हम भारत में आर्थिक नियोजन की हिस्ट्री के बारे में पढ़ते हैं कि आर्थिक नियोजन जो ये कॉन्सेप्ट है ये आया कहां से। ठीक है, तो आर्थिक नियोजन, इसकी शुरुआत ज्यादातर किस समय से समझी जाती है? 1929 से। उस समय अर्थव्यवस्था में इकोनॉमिक डिप्रेशन आया था, जिसको कि महामंदी भी कहा जाता है, और महामंदी था। ठीक है, तो इस वजह से कई देशों ने आर्थिक नियोजन यानी इकोनॉमिक प्लानिंग जो था वो करना शुरू कर दिया था। और उसी में से एक देश, कई सारे देश थे, और उसी में से एक देश हमारा भूतपूर्व सोवियत संघ था। ठीक है, और आपको पता है शुरू से कि भारत पूर्व सोवियत संघ से काफी प्रभावित था उस टाइम पे भी। तो आर्थिक नियोजन जो है इस तरह से 1929 के समय शुरुआत हुई। भारत में आर्थिक नियोजन कब शुरू हुआ? तो भारत में आर्थिक नियोजन आजादी के बाद शुरू नहीं हुआ है, इसकी रूपरेखा पहले से ही बन चुकी थी। हम जानते हैं, जैसा कि ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं, कि ब्रिटिश रूल के अंडर जो भारत की इकोनॉमी थी, भारत की अर्थव्यवस्था थी, वो काफी जर्जर हो चुकी थी। तो इसलिए 1934 में, ठीक है, 1934 में क्या हुआ? 1934 में सबसे पहले एम विश्वेश्वरैया ने आर्थिक नियोजन के बारे में बात की। उन्होंने ये कहा कि अगर हम देश में जो भी उपलब्ध संसाधन है, इसका अगर हम कुशलता से इस्तेमाल करें तो भारत आर्थिक विकास कर सकता है। क्योंकि पहली बार इनके द्वारा ये कॉन्सेप्ट भारत में लाया गया था, या उन्होंने सबसे पहली बार इसके बारे में बात की, इसलिए एम विश्वेश्वरैया को आर्थिक नियोजन का जनक भी कहा जाता है। उसके बाद 1938 में कांग्रेस जो था वो, उन्होंने भी क्या किया? राष्ट्रीय योजना समिति का गठन किया, जो कि क्या है? आर्थिक नियोजन के बारे में या उसकी रूपरेखा की बात करता है। इसी तरह 1944 में बॉम्बे प्लान आया, ये भी एक तरह की आर्थिक नियोजन जो था उसके में बात किया उसने। ठीक है, फिर इसी तरह 1945 में भी आया कुछ। फिर लास्टली क्या है कि 1950 में 1950 में जयप्रकाश नारायण जो थे वो सर्वोदय योजना लेके आते हैं, जो किससे रिलेटेड था? आर्थिक नियोजन से ही रिलेटेड था। ठीक है, 1950। लेकिन फाइनली ये सब चीज आर्थिक नियोजन के लिए बहुत पहले से हमारे यहाँ पे बात हो रही थी। नियोजन का मुख्य उद्देश्य क्या है? क्यों सभी देश जो है वो आर्थिक नियोजन करते हैं? क्योंकि कुछ उसके उद्देश्य है जिसको पूरा करना है आर्थिक नियोजन के हेल्प से। पहला क्या है? आर्थिक नियोजन करके क्या किया जाए? इससे देश की आर्थिक विकास की दर को बढ़ाना था। पहला उद्देश्य आर्थिक नियोजन क्या क्या है? कि देश का जो आर्थिक विकास है इसके दर को बढ़ाना है। ठीक है, यानी कि इनकम के साथ साथ लोगों के जीवन स्तर को भी सुधारना है। दूसरा उद्देश्य क्या है? कृषि और उद्योग, इन सबका आधुनिकीकरण करना है। ठीक है, नेक्स्ट है आत्मनिर्भरता को भी प्राप्त करना, ये भी आर्थिक नियोजन का उद्देश्य है। क्या आर्थिक नियोजन करके हमें क्या क्या करना है? प्लानिंग सेट करनी, किन चीजों के लिए? आर्थिक विकास के लिए, कृषि और उद्योगों के आधुनिकीकरण के लिए, आत्मनिर्भरता प्राप्त करने के लिए, यानी कि हम इतने आत्मनिर्भर हो जाएं कि दूसरे देशों पे हम डिपेंडेंट न रहे। और इसके अलावा सामाजिक न्याय को बढ़ावा देने के लिए भी इकोनॉमिक प्लानिंग होती है। यानी कि अगर हम प्लानिंग के थ्रू रिसोर्सेस का डिस्ट्रीब्यूशन करेंगे तो क्या होगा कि समाज का सभी वर्ग जो है वो उससे लाभान्वित होगा, यानी कि सामाजिक न्याय को बढ़ावा मिलेगा। तो ये है भारत में आर्थिक नियोजन के मुख्य उद्देश्य। अलग अलग देशों में आर्थिक नियोजन का अलग अलग उद्देश्य होता है, बट हमारी कंट्री में क्योंकि ये जो है ये प्राथमिकताएं हैं देश की, ठीक है, तो इनके ऊपर कम से कम ये जो है ये कॉमन उद्देश्य है, जो अभी तक जितने भी प्लानिंग्स हो रहे हैं हमारे यहाँ पे उन सब में ये लगभग कॉमन। ठीक है, तो हमने पढ़ा अर्थ
और हमने ये पढ़ा कि आर्थिक नियोजन का मुख्य उद्देश्य क्या है। आर्थिक नियोजन के बारे में मैंने भी बताया कि डिफरेंट जो आयोग या फिर डिफरेंट योजना के द्वारा आर्थिक नियोजन की रूपरेखा बार बार देश में रखी गई, लेकिन आजादी के बाद एक जो मुख्य आयोग जो बना जिसका नाम योजना आयोग या प्लानिंग कमीशन था, ये आया है ना, इसका गठन किया गया। गठन कब हुआ इसका? 15 मार्च 1950 में योजना आयोग का गठन। ठीक है, एक चीज ध्यान देना इसमें कि योजना आयोग जो है वो कैसी संस्था है? गैर संवैधानिक, गैर संवैधानिक। ठीक है, यानी कि संविधान में इसकी कोई चर्चा नहीं है। ऐसा इसको मैंने इसलिए समझाया क्योंकि आगे ये समझना जरूरी है कि ये संस्था को गैर संवैधानिक संस्था है, ये मैंने यहाँ पे भी क्यों डिस्कस किया है, तो इस चीज को आप ध्यान रखिएगा। तो योजना आयोग फाइनली 15 मार्च 1950 में इसकी स्थापना हुई। कैसी संस्था है ये? गैर संवैधानिक संस्था है। इसका स्ट्रक्चर अगर हम समझे तो इसमें अध्यक्ष होते हैं और वो अध्यक्ष हमेशा वर्तमान पीएम होते हैं। यानी कि जब 1950 की अगर हम बात करते हैं, जब योजना आयोग की स्थापना हुई थी, तो उस समय के जो प्रधानमंत्री थे वो जवाहरलाल नेहरू थे। इसलिए योजना आयोग के जो अध्यक्ष थे पहले, वो कौन थे? जवाहरलाल नेहरू। योजना आयोग जो है ना, इसको ऐसे हम समझे कि मान लीजिए जो योजना आयोग है, अब योजना आयोग, इसके ना मुख्य दो कार्य, अगर हम बात करते हैं मुख्य दो कार्य, एक तो है वित्तीय आवंटन, वित्तीय आवंटन, और दूसरा है पंचवर्षीय योजना, पंचवर्षीय योजना का निर्माण करना। ठीक है, ये योजना आयोग का मुख्य कार्य। वित्तीय आवंटन किसको? जो अलग अलग राज्य है या अलग अलग जो मंत्रालय है, उनको वित्त का आवंटन कौन करता था? योजना आयोग। ठीक है, इसके अलावा सबसे मुख्य काम क्या था इसका? 5 ईयर प्लान बनाना, पंचवर्षीय योजना बनाना। ठीक है, पंचवर्षीय योजना मैंने अभी आपको बताया कि योजना समयबद्ध तरीके के लिए, तो यहाँ पे योजना आयोग जो है, यहाँ पे प्लानिंग कितने सालों के लिए करता था? 5 ईयर्स के लिए, 5 साल के लिए प्लानिंग सेट करता था, जिसमें कई सारे टारगेट्स रखे जाते थे और इनको उपलब्ध संसाधनों का इस्तेमाल करके उन 5 सालों में उन उद्देश्यों को पूरा करना था। तो योजना आयोग का ये मुख्य दो कार्य हुआ करता था। ठीक है, यानी कि योजना आयोग क्या करता है था? हर 5 वर्षों के लिए आर्थिक विकास के लिए योजना बनाता है, जिसे ही हम क्या कहते हैं? पंचवर्षीय योजना कहते हैं। भारत जो है, यहाँ पे थोड़ा सा करेक्शन है प्लीज, अभी तक क्या है, लगभग 12 पंचवर्षीय योजना है ना, ये भी आप गलत है, 12वीं हम कह सकते हैं यहाँ पे। ठीक है, अभी तक 12 पंचवर्षीय योजना बना चुका है, और 12वीं पंचवर्षीय योजना 2007 से ठीक है, ये 11th के लिए यहाँ पे मैं थोड़ा यहाँ पे करेक्शन कर दे रही हूँ, ये 2012 से लेकर के 2017 तक। ठीक है, यानी यहाँ पे अगर हम देखें, यहाँ पे मैंने सही लिखा है 2012 से, इसको 12वीं आप करेंगे। ठीक है, इसको आप कट करेंगे, ये नहीं, इस पे ध्यान दीजिए। हाँ, तो 12वीं। अगर हम बात करते हैं योजना आयोग ने कितनी पंचवर्षीय योजना बनाई है, तो पहली पंचवर्षीय योजना इसके गठन के बाद ही, यानी 1951 से लेकर के 1956 तक बनी। ठीक है, और जो लास्ट योजना बनी, यानी वो क्या हुआ था आपका? 2012 से 2017 तक बनी। यानी कुल अभी तक अगर हम बात करें तो हमारे यहाँ पे कितनी पंचवर्षीय योजना बन चुकी है? 12। ठीक है, 12 पंचवर्षीय योजना बन चुकी है भारत में। अब एक थोड़ा सा मैं समझाती हूँ बस कि पंचवर्षीय योजना, क्योंकि मैंने अभी बताया कैसे कि प्राथमिकताओं के हिसाब से संसाधनों का इस्तेमाल करना था और उद्देश्यों की प्राप्ति करनी थी। इसलिए जो पहली पंचवर्षीय योजना बनी है ना, जैसे पहली पंचवर्षीय योजना जब बनी, प्राथमिकता क्या थी? कि हमारी अर्थव्यवस्था को मजबूत करना। अर्थव्यवस्था में उस समय 85% लोग जो थे वो किस पे आत्मनिर्भर थे?
कृषि पे निर्भर थे। ठीक है, तो सबसे पहले प्राथमिकता जो थी वो कृषि को रखा गया, ताकि क्या है कि ज्यादा से ज्यादा जो हमारी जनसंख्या है वो लाभान्वित हो सके। तो प्रथम पंचवर्षीय योजना का जो मुख्य उद्देश्य था वो क्या था, कृषि का विकास करना है। इसलिए पंचवर्षीय योजना, उस फर्स्ट जो 5 ईयर प्लान बना, जो पंचवर्षीय योजना बनी, उसके अंदर कई सारे जो मल्टीपर्पज जो डैम्स थे, ये जैसे आपका भाखड़ा नांगल परियोजना, दामोदर परियोजना, इन सब परियोजनाओं को पूरा किया गया। ठीक है, तो इसी तरह क्या है, यानी कि प्राथमिकता उस समय वही थी कि सेकंड जब आया पंचवर्षीय योजना, तो उस समय कृषि का तो 5 साल के लिए कृषि को तो समय दिया ही गया था। अब कृषि के साथ साथ भारी उद्योगों पर फोकस किया गया। तो यानी कि जो पंचवर्षीय योजनाएं जो भी बनती थी वो उस समय देश की प्राथमिकताओं के हिसाब से संसाधनों को इन्वेस्ट किया जाता था। ठीक है, तो ये हमने पढ़ा योजना आयोग का गैर संवैधानिक संस्था है। गठन 15 मार्च 1950 को की गई थी। अध्यक्ष उसके उस समय के वर्तमान प्रधानमंत्री होते हैं। जैसे इस समय जब 51, 56 यानी कि 50 के टाइम पे, इस टाइम पे क्या थे आपके जवाहरलाल नेहरू अध्यक्ष थे। और अगर हम इस टाइम की बात करें जब 12वीं पंचवर्षीय योजना चल रही थी, तो उस समय योजना आयोग के अध्यक्ष कौन थे, उस समय के वर्तमान प्रधानमंत्री यानी कि नरेंद्र मोदी। ठीक है, तो भारत में आर्थिक विकास का श्रेय किसको दिया जाता है, नियोजन को दिया जाता है। ठीक है, अब यहाँ पे आप एक कार्टून देख रहे हैं। ठीक है, इस कार्टून में लिखा हुआ है एबॉलिश प्लानिंग कमीशन। योजना आयोग का नाम प्लानिंग कमीशन है। तो यहाँ पे ये नरेंद्र मोदी जो है, ये क्यों यहाँ पे ये बैनर लेके घूम रहे हैं, एबॉलिश प्लानिंग कमीशन, यानी प्लानिंग कमीशन को खत्म करो। ठीक है, तो इस चीज को समझने के लिए हम नेक्स्ट स्लाइड पे जाते हैं। ठीक है, इसमें आपको एबॉलिश क्यों किया गया, क्योंकि यहाँ पे एक नया आयोग बना जिसको कहा गया नीति आयोग। योजना आयोग को समाप्त कर करके जब मोदी प्रधानमंत्री मतलब बीजेपी की गवर्नमेंट आई, तो इन्होंने क्या किया, योजना आयोग को समाप्त कर दिया और उसकी जगह नया आयोग लाया जिसको कि क्या कहा जाता है, नीति आयोग, नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। ठीक है, नीति आयोग। ठीक है, यहाँ पर नीति आयोग जो था ये आपका 2015 में आया, 1 जनवरी 2015 में। अब क्या रीजन था, ये भी समझना जरूरी है कि बैनर लेके क्यों घूम रहे हैं कि एबॉलिश प्लानिंग कमीशन। ठीक है, आखिर क्या रीजन था इसके पीछे, क्यों इतनी आसानी से योजना आयोग को समाप्त करके नीति आयोग बना दिया गया। तो मैंने अभी आपको बताया कि योजना आयोग क्या था, गैर संवैधानिक संस्था थी। यानी संविधान में अगर कोई चीज लिखित है तो उसको बदलना बहुत कठिन है, पर ये आयोग जो था वो कैसा था, गैर संवैधानिक। इस वजह से इसको समाप्त करके उसकी जगह पे नीति आयोग लाया गया। ठीक है, अब यहाँ पे मैंने आपको ये भी बताया कि योजना आयोग का ये सब काम था, वित्तीय आवंटन करना, राज्य मंत्रालय को पंचवर्षीय योजना बनाना। तो अब ये सारे अधिकार जो थे वो छीन लिए गए। नीति आयोग के पास ये कोई अधिकार नहीं है कि ना तो वो आवंटन करता है, वित्तीय आवंटन करता है, और ना ही देश के लिए क्या करता है, पंचवर्षीय योजना का निर्माण करता है। तो आखिर करता क्या है, तो इस ऐसे समझेंगे कि नीति आयोग जो है एक ये सलाहकार संस्था है। इसको क्या कहा जाता है, थिंक टैंक कहा जाता है। ठीक है, क्या कहा जाता है, थिंक टैंक कहा जाता है। थिंक ना ये सोच समझ कर, थिंक टैंक यही सोचेगा। पहले अगर हम बात करें काम कैसे करता था, पहले क्या होता था कि योजना आयोग जो था उसकी जो योजनाएं थी या जो भी सलाह थी टॉप टू बॉटम आता था, यानी ऊपर जो है आयोग में वो लोग सोचते थे और बाद में जाकर के इसको इम्प्लीमेंट किया जाता था। पर यहाँ पे क्या है, नीति आयोग में क्या है कि जो बॉटम में है इसकी जो पहले क्या है, इसके बारे में पूरा सलाह जो होता है वो बॉटम से आता है और तब जाकर के टॉप पर जाता है, तब इसको क्या किया जाता है, कार्यान्वित किया जाता है। ठीक है, तो इस वजह से क्योंकि इसका काम क्या है, सरकार को सलाह देना, अलग अलग नीतियों पर सरकार को ये क्या करती है, सलाह देती है, इसलिए नीति आयोग को क्या कहा जाता है, थिंक टैंक कहा जाता है।
ठीक है। तो हमने पढ़ा नीति आयोग के बारे में, और नीति आयोग क्या है, कब इसकी स्थापना हुई, इसको थिंक टैंक कहा जाता है। इसके काम करने का तरीका क्या है कि यहाँ पे जो बॉटम में पहले क्या सलाह मांगा जाता है, फिर इन सलाह को सुन करके क्या किया जाता है, नीतियां बनाई जाती है। जबकि योजना आयोग में क्या होता था, नीतियां बन जाती थी और उसको जाकर के क्रियान्वयन होता है। ठीक है, तो ये हो गया, हमने नीति आयोग को पढ़ा। एक और चीज योजना आयोग के साथ ही रिलेटेड है, ठीक है, राष्ट्रीय नेशनल डेवलपमेंट एनडीसी है ना परिषद, तो राष्ट्रीय विकास परिषद, इसको पढ़ेंगे। मैंने अभी आपको बताया पिछले स्लाइड में कि योजना आयोग का एक काम था वित्तीय आवंटन करना, किसको, राज्य को और डिफरेंट मंत्रालय को। लेकिन शुरू में क्या था कि, और ये सारा जो अधिकार था, यानी योजना आयोग में ज्यादा जो एक हम कह सकते हैं कि पावर जो था, वो सब कुछ केंद्र सरकार के पास था। वो लोग तय करते थे किस राज्य को कितना आवंटन करना है, ये सारी चीजें, यानी राज्य की उसमें कोई भागीदारी नहीं थी। तो राज्यों ने कहा क्योंकि जो नीतियां बन रही है वो राज्यों के लिए बन रही है, वित्तीय आवंटन जो है वो राज्यों को दिया जा रहा है, तो हमें भी जो है इसके अंदर शामिल किया जाए। इसलिए एक संस्था का गठन, एक परिषद का गठन किया गया, जिसको राष्ट्रीय विकास परिषद कहा जाता है। इसका गठन जो था वो 6 अगस्त 1952 में हुआ। ठीक है, इसका उद्देश्य क्या था, जैसा कि मैंने अभी बताया कि राज्य सरकारों और योजना आयोग के बीच तालमेल नहीं हो रहा था। योजना आयोग जो है वो अपने अकॉर्डिंग जो क्या कर रहा था कि वित्त का आवंटन कर दे रहा था या प्लान्स बना दे रहा था, तो राज्यों ने कहा कि नहीं, हमें भी भागीदारी चाहिए। तो इस वजह से ये जो परिषद जो था वो अब क्या कर रहा है, राज्य और योजना आयोग के बीच में तालमेल और सहयोग का वातावरण जो है वो बनाता है, ताकि क्या हो सके, आर्थिक नियोजन प्रभावी हो सके। अब नीतियां बनाते रहे योजना आयोग और राज्य कह रहे थे कि हमें जो ये सही नहीं है, तो इसके बीच में तालमेल को बनाने के लिए स्पेशली क्या किया गया, राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन किया गया। अभी तक केंद्र सरकार जो था वही योजना आयोग में ज्यादातर प्रभावित थे। अब इसके अंदर जो मेंबर्स जो होते हैं इसके राष्ट्रीय विकास परिषद में, जो योजना आयोग के जितने भी मेंबर है वो तो है ही, साथ में जो भी राज्य हैं, जो भी आपके यूनियन टेरिटरीज है, उनके जो लेफ्टिनेंट गवर्नर वगैरह जो होते थे, उनके सीएम जो है राज्य के, वो सब इसके मेंबर होते हैं। यानी हम कह सकते हैं कि जो भी पंचवर्षीय योजना बनती है, जो कि योजना आयोग बनाता है, लेकिन एनडीसी ही क्या करेगी, उसका अप्रूवल करेगी। यानी योजना बन करके जब तक राष्ट्रीय विकास परिषद का अप्रूवल नहीं होगा, उन योजनाओं को कार्यान्वित नहीं किया जा सकता है। तो आज के चैप्टर में हमने आर्थिक नियोजन को पढ़ा, आर्थिक नियोजन का उद्देश्य क्या पढ़ा है, देश में आर्थिक नियोजन जो संस्था करती है यानी योजना आयोग के बारे में पढ़ा। फिर हमने ये भी पढ़ा कि योजना आयोग को समाप्त करके उसके स्थान पे कौन सा आयोग आ गया है, नीति आयोग। और योजना आयोग के बनने के बाद ही राज्य की और योजना केंद्र सरकार के बीच में समन्वय बनाने के लिए राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन किया गया। तो आज के वीडियो में हमने इतना ही पढ़ा है। नेक्स्ट वीडियो में हम अलग टॉपिक के साथ मिलेंगे। थैंक यू वेरी मच।